नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मतगणना के इस महा कवरेज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत इंडिया गठबंधन की बढ़ी है, भाजपा और एनडीए दलों की चिंता थोड़ी सी बढ़ाई हुई है। इस खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजीव शुक्ला है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाजपा से हमारे साथ प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल राजीव चक्रवर्ती जी आप ही से है। 400 पार का दावा और कितना सच और कितना कावा, लेकिन जो बातें हो रही थी 400 पार हम करेंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन स्थिति परिस्थिति आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, 292 पर आके अभी भी कांटा अटका हुआ है। बताइए आप। बहुत खूबसूरती है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। ये लोकतंत्र की पर्व की आखिरी सोपान में जब परिणाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, तो देखिए लोकतंत्र की व्यवस्था है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। दावे प्रतिवादे उत्साहवर्धन के लिए बिल्कुल ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए कि अब की बार 400 पार हमारा नारा था और हम उस नारे को लेकर चल रहे थे। आप आशातीत देख सकते हैं सफलता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बम्पर सफलता है, उत्तर प्रदेश में हम कहीं से पीछे हो रहे हैं, हम पंजाब में खेत रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अंतोगत्वा देखिए जो साफ सुथरा जो हमारे 75 वर्षीय लोकतंत्र है राजपूत जी, वो जीत रहा है। दल किसी की भी बने, लेकिन जो दावे प्रतिवादे किए जा रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम खतरे में है, इलेक्शन कमीशन खतरे में है, उसको सबोटाइज किया जा रहा है, ये सारी बातें अंतोगत्वा गलत साबित हुई। और अच्छा है, देश के जनमानस में ऐसे परिणाम भी कभी कभी आना चाहिए कि देश की जनता देखें कि ना लोकतंत्र हुआ, ना कहा जाता था कि ये गोदी मीडिया है, न कोई गोदी मीडिया है, न कोई लोकतंत्र गया, न कहीं प्रजातंत्र कैद हुआ। तो देखिए बहुत शानदार और सुखद परिणाम आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ कि जो हम वादे प्रतिवादे किए थे हम उससे दूर हैं, लेकिन अंतिम समय तक जब शाम को 6 से 7 बजे के बीच जब पूरे देश के परिणाम सामने आएंगे तो देश में एनडीए की सरकार बनेगी, तो एक सुखद परिणाम आएगा। जो हमारे वो था कि हम हैट्रिक तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उस ओर हम अग्रसर हैं और निश्चित रूप से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश में एक नया वातावरण भी बनेगा। जब क्षेत्रीय जैसे कि चाहे एनडीए के क्षेत्रीय दल हो या इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दल हो, उनका एक जो क्षेत्रीय सत्रप है उसकी वापसी हो रही है, ये इस चुनाव परिणाम में देखा जा रहा है। जैसे पहले सरकारें यूपीए की थी तो उसमें डीएमके की दखलंदाजी थी, इसमें टीएमसी की दखलंदाजी रहेगी। जो हमारे सहयोगी है, जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, तो एक क्षेत्रीय सत्रपों का फिर से उदय हो रहा है। ये राजनीति का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया है। जो कहते हैं ना कि पुराना फिर से वापस आता है, वही पुराना फिर से वापस आ रहा है। संजय शुक्ला जी आपसे एक सवाल रहेगा। आप लोगों ने भी काफी अच्छी मेहनत की थी इंडिया गठबंधन को लेकर, बैठकें भी हुई थी 2 दिन पूर्व। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया था कि हम 295 सीट लाकर सरकार बनाने वाले हैं। अभी तक सूरत हाल यह है कि 233 सीटों का रुझान लगभग आप लोग के पक्ष में गया है और अभी भी लगभग 8 से 9 राउंड बाकी है। आप अपनी सीटों को कब तक और कहां तक देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि एग्जिट पोल जिस दिन संचालित हुए उसी दिन मैंने एक वीडियो के माध्यम से अपना वक्तव्य जारी किया कि आज जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसमें तो मोदी जी की वाहवाही लूटने के लिए सभी लोगों में होड़ मची हुई थी कि कौन कितना ज़्यादा मोदी के नज़दीक पहुंचना चाहता है। और उसी दिन मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि ये जो एग्जिट पोल है ये मन की बात करने वालों का है, पर जन की बात करने वालों का रियल एग्जिट पोल आना 4 तारीख को बाकी है और वो बिल्कुल इस एग्जिट पोल से विपरीत होगा। और हुआ भी यही कि आज जो परिणाम आ रहे हैं वो उन एग्जिट पोलों की पोल खोल रहे हैं। अब दूसरी बात कि हमने 295 का लक्ष्य लेकर के अभी भी हम 235 पर हैं और 295 का लक्ष्य के पीछे मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो 295 का आंकड़ा भी हम पहुंचेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि जो लोग अपने अहंकार में 400 पार का नारा दे रहे थे, आज वो लोग 400 पार का नारा आज उनसे बुलवा के दिखाइए तब मानूंगा आपको। और 400 पार करने वाले लोग आज ये स्थिति है कि टेलीफोन के माध्यम से क्षेत्रीय नेताओं को अभी से सांठगांठ करने का प्रोग्राम इनका चालू हो चुका होगा और यही स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। और आपको बता दूं कि यदि मोदी जी की सरकार बनती है
बनने के बाद भी ये लोगों को 400 पार का नारा बना रहेगा, क्योंकि 400 पार होगा अगर मोदी की सरकार बनी तो 400 पार होगा पनीर, 400 पार होगा सरसों का तेल, 400 पार होगा खाने का तेल, 400 पार होगा चावल का दाम, 400 पार होगा दाल का दाम, ये सारी चीज़ें 400 पार आपको दिखेंगी। 400 पार होगा पेट्रोल का दाम, 400 पार होगा डीजल का दाम, ये सारी चीज़ें, ये इनका जो नारा है 400 पार, ये सिद्ध करेंगे। लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद ये देखिएगा आप 400 पार का नारा इनका सिद्ध होगा। इसी पे एक आपसे सवाल लेता हूं। अगर ठीक है देश में स्थिति आप लोगों की अभी अच्छी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 सीटों में 10 में बीजेपी, 1 में आप, ये थोड़ा मामला, इस पर अगर आप कुछ बोलें। देखिए, जनाधार कहीं, जनादेश कहीं का भी हो, स्वीकार है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में निराशाजनक परिणाम है, अभी तक के जो आ रहे हैं वो बिल्कुल निराशाजनक हैं। पर आप ये भी देखिए पूरे देश में, उत्तर प्रदेश जहाँ पर ये लोग कहते थे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, आज उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने राम जी का जो मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस मंदिर का लाभ लेने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे हेडिंग पोस्टर लगाया कि मोदी जी ने बनवा दिया, योगी जी ने बनवा दिया, पर वहाँ की जनता ने इस बात को नकारा और उन्होंने वास्तविक स्थिति पर, मुद्दे पर वोट किया। क्योंकि ये जो परिणाम आ रहे हैं आप देखेंगे, जिनके चेहरे पर पूरा चुनाव बीजेपी ने लड़ा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा, वो शुरुआत के राउंड में पीछे थे। 11:15 बजे की ये हाल थी कि खुद नरेंद्र मोदी जी 6,500 वोटों से पीछे थे। तो ये कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश था और जनता ने बताया कि 10 साल पहले जो आपने वादा जनता से किया था वो पुनरावृत्ति करिए, आपने फिर से उन्हीं वादों पर आप चुनाव लड़े कि मैं रोजगार दूंगा। आप मोदी की गारंटी, भैया ने भी कई डिबेट्स में हमारे साथ डिबेट किया, मोदी की गारंटी। क्या मोदी जी की गारंटी में कहीं एक गारंटी आप मुझे बताइए कि युवाओं को रोजगार देने की कोई गारंटी थी? 2 करोड़ देने का वादा किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन इस मोदी गारंटी में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तक नहीं किया, कोई मोदी की गारंटी में शामिल नहीं था। इन्होंने कहा था किसानों के लिए कि स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस इनकी मोदी की गारंटी में ये शामिल था? इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को गारंटीड एमएसपी देंगे। क्या मोदी जी की गारंटी में किसानों के लिए गारंटीड एमएसपी का गारंटी थी? नहीं थी। तो जिस तरह से इन्होंने शहरों के नाम बदले, जिस तरह से इन्होंने एयरपोर्ट्स के नाम बदले, उसी तरह से इन्होंने अपने जुमलों का नाम बदल के गारंटी कर दिया और यहाँ पर जनता के सामने ये एक्सपोज हो गए। इसका रिजल्ट आप देख, जवाब ले लेते हैं। एक्सपोज हो गए, इनका कहना है उत्तर प्रदेश की जो सीट है 80 लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को खामियाजा 32 सीट देकर करना पड़ रहा है, लेकिन भी 8 राउंड बाकी है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि राम मंदिर का जो नारा था, चाहे वो रथ यात्रा के समय लाल कृष्ण आडवाणी की जो शुरू हुई थी, वो 2024 में प्राण प्रतिष्ठा में आकर संपन्न हुई। इसके बावजूद यूपी में आपका समीकरण बिगड़ा क्यों? कहाँ पर आप लोगों की चूक हुई? राजू चक्रवर्ती जी। देखिए, लोकतंत्र है, कोई तो जीतेगा ही। यूपी में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो अखिलेश यादव जी इस प्रकार से घूमे, तो वहाँ पर ऐसा लगता है जो पॉलिटिकल जो जियोग्राफी है या सोशल इंजीनियरिंग है, वहाँ पर यादव और मुस्लिम बंधु, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है वो INDA गठबंधन की ओर गया है, इसीलिए ऐसी सफलता मिली है। तो लेकिन देखिए, अभी तो परिणाम बाकी है और परिणाम बाकी आएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी परिणाम सुधरेगा। लेकिन यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि देश में NDA की सरकार बन रही है और जो जादुई आंकड़ा है उसको हम पहले ही पार कर चुके हैं। और देखिए, यही तो लोकतंत्र का मजा है, जिसे मैं पहले ही कह रहा था कि जिसे कांग्रेस जिस प्रकार से हवा खड़ा कर रही थी कि देश में आपातकाल आ गया है, घोषित आपातकाल हो गया, मीडिया के लोगों को अपमानित करना, ये गोदी मीडिया है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चुनाव बहुत सारे जो संदेश है वो संदेश लेकर आ रही है कि देश में लोकतंत्र अक्षुण है, देश में आरक्षण अक्षुण है, देश में जो मीडिया है उसकी अपनी आवाज़ है, उसे कोई दबा नहीं सकता। तो इस प्रकार से भय और भ्रम की स्थिति जो IND गठबंधन देश में फैला रही थी, उससे लोगों को एक विश्वास का वातावरण बना है। ठीक है, हम कुछ सीटें पीछे आ जाएंगे। अटल जी ने बहुत पहले कहा था संसद में कि सरकारें आएंगी, सरकारी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। तो वो देख रहे हैं हम कि लोकतंत्र जीत रहा है और वादे प्रतिवादे तो हम निश्चित रूप से करेंगे। जब हम फुटबॉल के मैदान में भी आते हैं, कहते हैं कि हम 5 गोल से जीतेंगे, लेकिन जीत होती है 1-0 से या 2-0 से। तो ठीक है, वादे प्रतिवादे अपनी जगह है, देश
की जनता देख रही, रक्षा के क्षेत्र में हमने कितना निर्यात किया, देश की जनता देख रही कि पहले बम होली दिवाली में धमाके होते थे, वो धमाके रुक गए हैं। तो वो विश्वास, वो वातावरण बना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में हम सोच नहीं सकते थे, वहाँ हमारी सरकार बन रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है। तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर, कहीं हम खो चुके हैं या हम वहाँ पर तकलीफ में, संघर्ष में, वो संघर्ष वापस हम पा जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हमारा नामो निशान नहीं था, जो INDA गठबंधन कहते थे कि ये काऊ बेल्ट पार्टी है, तो वो काऊ बेल्ट पार्टी का जो हमें रुतबा दिया जाता था या जगहसाई की जाती थी कि ये केवल हिंदी पट्टी की पार्टी है, तो वो राष्ट्रीय रूप में भी हमारी पार्टी को एक अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है। दक्षिण के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में, जहां हम खड़े नहीं हो सकते थे। तो देखिए, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय, अगर आप वोट शेयर भी देखेंगे तो वोट भी बढ़ रहा है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, तो वो एक हमारी नैतिक जीत है। ठीक है। संजीव शुक्ला जी, एक सवाल है मेरा आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा मोदी मैजिक अब खत्म हो चुका है, केवल राज्य में खत्म हुआ है कि पूरे देश भर में? क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लगभग आधे से ज़्यादा सीटों में भाजपा की बढ़त बनाई हुई है। खास करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो राजनांदगांव के प्रत्याशी संतोष पांडे से, वो भी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मोदी जी के मैजिक के बारे में, मैं वो कोई जादूगर तो नहीं है वो, लेकिन इस लोकतंत्र के चुनाव में मोदी जी का अहंकार जरूर खत्म हुआ। जिस अहंकार से वो कहा करते थे, उन्होंने नारा दिया था, ये किसी पार्टी का नारा नहीं था। ये जब पहली बार मोदी जी ने कहा था 400 पार, ये नारा देने वाले मोदी जी थे, वो खुद पीछे हुए, कई राउंडों में पीछे हुए। आज उनकी पार्टी 400 तो छोड़िए, 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं, मैं जिस प्रकार से कंस जो थे, कंस को जिससे डर और भय था, कंस ने उन लोग को कारावास भिजवा दिया, जेल भिजवा दिया, प्रताड़ना चालू कर दी। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः ये परिणाम आया कि कंस का साम्राज्य भी समाप्त हुआ, उसका अहंकार भी समाप्त हुआ। तो ये मोदी जी के अहंकार का अंत है। तो इसलिए और छत्तीसगढ़ की आप बात करें तो छत्तीसगढ़, मैंने पहले ही कहा कि हाँ, हमारे लिए निराशाजनक छत्तीसगढ़ के परिणाम है, और जहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी हुए, इसमें भी हमने परिणाम देखा। तो एक जनता का, यहाँ पे जनता ने मूड बना चुकी थी कि इस बार किसी और को मौका देना है, तो वो उस फ्लो में छत्तीसगढ़ के परिणाम आ रहे हैं। पर हमें स्वीकार है, और विपक्ष में रहकर भी सशक्त भूमिका हम निभाएंगे। विपक्ष में भी अगर रहे तो विपक्ष में रह करके मोदी जी के उन वादों से मोदी जी को भागने नहीं देंगे, प्रधान और बीजेपी वालों को भी भागने नहीं देंगे। क्योंकि अगर तीसरी बार सरकार मोदी जी की बनती है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो चैलेंजेस वही रहेंगे जो आप 10 साल से लोगों को वादा करते आ रहे हैं। 10 साल से जो आप झुंझुना देते आ रहे हैं, चैलेंजेस अभी भी वही रहेंगे। सरकार यथावत वहीं खड़ी रहेगी। किसानों को उनका गारंटीड MSP चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। ये सारे चैलेंजेस यथावत बने रहेंगे। और महंगाई पर किस प्रकार से काबू पाना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज मोदी जी के सामने रहेगा। क्योंकि उनके राज्य में जो लोग कहते थे हम आएंगे, पेट्रोल डीजल का रेट कम कर देंगे, आज पेट्रोल डीजल से छोड़िए, आप दूध से लेकर के सारे राशन सामग्री से लेकर हर चीज़ का आज महंगाई बढ़ चुकी है। तो सारे चैलेंजेस आने वाली सरकार के सामने में भी रहेंगे, और हम विपक्ष में रहकर भी सरकार को ये याद दिलाते रहेंगे कि आप इन वादों से भाग नहीं सकते। मतलब आप इस चीज़ को स्वीकार अभी कर रहे हैं कि आप विपक्ष की राजनीति? मैंने कहा यदि, हर चीज़ में मैंने यदि जोड़ा। यदि जिस प्रकार से अभी दिखाए जा रहे हैं कि कहाँ हम इतना आएंगे, मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, आपकी मीडिया में चल रहा है, सभी मीडिया में चल रहा है, तो मैंने यदि जोड़ा। यदि हम विपक्ष में भी रहते हैं तो हमारी जो भूमिका रहेगी वो जनहित के लिए रहेगी। हम सरकार भी बनाते हैं तो हमारी भूमिकाएं वही रहेंगी जो हम विपक्ष में रह करके मोदी जी से करवाना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। राजू चक्रवर्ती जी, लगभग आपके तमाम कैबिनेट के मंत्री जो केंद्र की राजनीति करते हैं, खास करके अमेठी की सीट स्मृति ईरानी, वो भी अपने सीट से काफ़ी समय से पीछे चल रही हैं। और भी जो नेता की बात करें, वो भी बड़े नेता हैं जो पीछे चल रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या 2019 से लेकर 2024 तक में जो कैबिनेट का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया, क्या अमेठी में वो छाप नहीं छोड़ पाए, या देश में कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी छाप को वैसे नहीं रखी जो बीजेपी के बड़े नेताओं ने पहले रखी थी? देखिए, चुनाव में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है।
मैं बड़े सुचिता से कहना चाहूँगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी बहुत बड़ी नेता थी, उनकी भी रायबरेली से हार हुई थी। तो चुनाव में कोई अगर पीछे है या कोई हार जाए तो वो अंतिम परिणाम नहीं होता है। अंतिम परिणाम खत्म नहीं होता कि इतने बड़े नेता कैसे हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो हारे हैं, इंदिरा जी के मृत्यु के बाद जो लोकसभा हुई थी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, वही तो खूबसूरती है। और कोई छोटा सा नेता भी पैदा होता है और देश के सामने दैदीप्यमान ज्वाला बनकर उभरता है। तो कभी भी ये बात नहीं। हाँ, लेकिन ये समीक्षा की बात है, आत्मचिंतन की बात है कि आखिर स्मृति ईरानी जी ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पर अमेठी में, तो क्यों पीछे चल रही है, वो आत्मचिंतन की बात है। आपने अच्छा कहा, क्यों ऐसा हुआ, तो वो आत्मचिंतन करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, सोनिया जी ने मार्मिक अपील की लोगों से कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ और ये हमारी विरासत है, तो देखिए भारत की जनता बहुत भावुक होती है। वो विरासत की इजारत को बिल्कुल संभाल के रखती है, उसका असर होता है। तो हो सकता है कि इस बार अमेठी की जनता उन्हें पसंद कर ले। लेकिन देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, ये अंतिम लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई हार जाए लेकिन युद्ध तो कोई दूसरा जीतता है। तो ये महाभारत है युद्ध का, अंततः धर्म की जीत होगी। जो भी हो परिणाम, ये जो परिणाम आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं और इससे बहुत सारे संदेश जा रहे हैं। और वो संदेश है कि लोकतंत्र यहाँ जिंदा है, यहाँ पे प्रजातंत्र की पताका फहरा रही है। और स्मृति ईरानी जी हो या संजय बलियान जी हैं, कोई भी हो, वो आगे हो पीछे हो, मुझे ऐसा लगता है कि 6:30 बजे तक आपके सामने परिणाम दिखेगा और एक स्पष्ट बहुमत की ओर भाजपा और एनडीए आ जाएगी और नतीजे सुखद रहेंगे। संजीव जी, इस पर मैं एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहता हूं कि अगर टीएमसी की बात करें, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से उन्होंने अपना बढ़त हासिल किया, अब उनके घर में ममता बनर्जी के निवास में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। वहीं थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नेता बाबूजी से नायडू जी से संपर्क किया है, चंद्रबाबू नायडू से। आप इन समीकरणों को कैसे देखते हैं? क्या छोटी पार्टियों का अब विस्तार हो रहा है, या उनकी जरूरत जो पहले नहीं थी कि हम एक तरफा बहुमत में, हम किसी को नहीं सुनते, हम अपने देश का नियम को अपने स्तर पर चलाएंगे, क्या अब इसकी जरूरत आ पड़ी है? या आप लोगों ने भी इस चीज़ का कुछ योजना बना के रखी है, अगर सीटें हमें 295 तक नहीं पहुंचती तो हम भी कुछ ऐसा इस प्रकार की योजना बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और आपके प्रश्न में ही मेरा उत्तर निहित है। मैंने पहले भी कहा कि कोई रिकॉर्ड बने ना बने, कोई प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये थी कि सरकार में बैठे हुए लोगों, शीर्ष नेताओं का अहंकार टूटा है। और वो अहंकार आप मोदी जी का भी टूटा है, वो अहंकार स्मृति ईरानी जी का भी टूटा है, वो अहंकार बड़े बड़े नेताओं का टूटा है। तो वो अहंकार जब टूटा, जब इनको लगा कि अंततः कैसे भी ऐन तेन प्राकृतिक सरकार बनानी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में तो ये लोग गले तक, आकंठ तक एकदम निहित हो गए, भर चुके हैं। कौन सा भ्रष्टाचार करो? मैं आपके बीच में नहीं बोल, प्लीज नहीं प्लीज जवाब दीजिए सिस्टर, मैं बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल पूरा हर चीज बताऊंगा आपको। तो आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, तो इनको कैसे भी सरकार बनाना है, क्योंकि अगर सरकार में नहीं आए तो अगर ये संसद में नहीं बैठेंगे तो कहीं लाल गेट के अंदर बैठेंगे, जेल में बैठे दिखेंगे। तो ये इनको डर सता रहा है। उस डर के नाते अपने अहंकार के टूटने के बाद अब ये क्षेत्रीय पार्टियों से तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपमान का घूंट मोदी जी के तानाशाही रवैये के बीच में झेला है, क्योंकि पूरा 10 साल हमने देखा कि मोदी जी तानाशाह रहे और उनके जो मंत्री रहे वो बंधुआ मजदूर के जैसे कार्यकर्ते दिखे। कहीं पर भी आप देख लीजिए, मोदी जी तानाशाह और उनके मंत्री बंधुआ मजदूर थे। तो ये जो अपमान के घूंट क्षेत्रीय पार्टियों ने झेला है, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के बहकावे में, मोदी जी के जुमले में अब वो लोग पुनः फंसेंगे। अब ये भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। 6:30-7 बजे तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं आदरणीय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अभी मोदी जी का देखिए, पहली बात तो मंगलसूत्र नहीं चला, मोदी जी का मटन नहीं चला, मोदी जी का मुजरा भी नहीं चला। ये सारे वक्तव्य मेरे नहीं है, ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। आपके चैनल के ने दिखाए हैं लोगों को। तो ये जब कुछ नहीं चला तो अब वो कहीं ना कहीं तो तालमेल तो बनाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने एक वक्तव्य और दिया कि हमने जिसका खाया है अब उसको लौटाएंगे। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि बफेलो बीफ
से जो आप लोगों ने 5 करोड़ का चंदा लिया है, बीफ कंपनी, गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से जो चंदा लिया है, उसको मोदी जी क्या लौटाएंगे? इसका जवाब आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए कि बीफ कंपनी वालों से क्यों चंदा आपकी पार्टी ने लिया। गाय को गौ माता बोलने में आपको शर्म आती है और वहीं आप गौ माता को संरक्षण नहीं कर सकते। गौ माता को राष्ट्र पशु का आपने आज दिनांक तक कोई अधिकार नहीं दिया, लेकिन आपने गौ माता के व्यवसाय करने वालों को, गौ मांस बेचने वालों से 5 करोड़ का चा आपने जरूर लिया। आप उनको क्या लौटाने वाले हैं, इस बात का जवाब राजीव चक्रवर्ती जी दें। दरअसल क्या है कि कांग्रेस पार्टी सावन की अंधी हो गई, उसको समझ में नहीं आता हम जिसका दिए हैं लौटाएंगे, इसका अर्थ होता है आपने मुझे स्नेह दिया, उसके बदले में आप नहीं, आपने जिसका खाया है, मोदी जी का शब्द था, मोदी जी का शब्द था, मैं जिसका खाया हूं, आपने जो स्नेह दिया मैं लौटाऊंगा। दूसरी बात, आप जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे, इतना हास्यास्पद है। एक कोर्ट में केस बता दीजिए पिछले 10 वर्षों का, या अटल बिहारी जी के 13 दिन 13 महीने और 6 वर्ष के सरकार में एक भी कोई दाग लगा हो? कोई दाग नहीं है, क्योंकि सरकार की पारदर्शिता है। ठीक है, आज हम सरकार बना रहे हैं और वो बहुमत नहीं जो हम सोच रहे थे, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। लेकिन यूपीए 1 यूपीए 2 में, और अगर कांग्रेस की बात कहें, जीप घोटाला, कोलगेट घोटाला, माइंस घोटाला, शराब घोटाला, घोटालों की बारात और घोटाले की तो नदियां बहती थी। आज कोई घोटाला नहीं हो रहा है। आज अगर बात हो रही कि देश कोई नेता कितना अमीर हो रहा है, वो बात नहीं हो रही। देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बीफ कंपनी वाले को क्या लौटाने वाले हैं? हाँ, बता रहा हूँ, बीफ कंपनी वाले को क्या देने वाले हैं? देश में हमने कौन से प्रदेश की गौ माता को काटने का ठेका देने वाले हैं? नहीं, वो कांग्रेस कौन सी प्रदेश में गौ माता को मारने का ठेका देने वाले हैं? बीफ कंपनियों से चंदा लिया कि नहीं लिया? चंदा नहीं, बीफ कंपनियों से चंदा लिया कि नहीं लिया? हमने भी लिया। अरे बीफ कंपनी से हमने बीफ कंपनी से नहीं लिया, सबसे लिया। बीफ कंपनी से हमने नहीं लिया, बीफ कंपनी से आपने लिया। अरे बॉन्ड से मिला 5 करोड़ रुपया बीफ कंपनी से आपने लिया कि नहीं लिया? चंदा कहां से मिला? अरे बीफ कंपनी से आपने लिया कि नहीं लिया? हाँ, लौटाने वाले बीफ कंपनी को, खा ले बीफ कंपनी को क्या लौटाने वाले? कौन से प्रदेश की गौ माता की हत्या करने का ठेका देने वाले हैं? कौन सी प्रदेश की गौ माता का हत्या करने वाले ठेका देने वाले? आपने 5 करोड़ का चंदा लिया बीफ कंपनी से, बीफ कंपनी से 5 करोड़ का चंदा इन लोगों ने लिया, और यहाँ पे आके कहते हैं कि गौ हमारी माता है। गौ माता को आज क्यों आपने राष्ट्रीय पशु का अधिकार नहीं दिया? राम मंदिर के लिए हम लड़ पड़े हैं। अरे राम मंदिर के लिए हम लड़ पड़े, हमने तपस्या बलिदान दिया। गौ माता को राष्ट्रीय पशु का वो क्यों नहीं दिए? लेकिन गौ माता को राष्ट्रीय पशु का वो क्यों नहीं दिए? कर रहे हैं। आप तो गौ माता के ऊपर गोली चलाए थे। अरे आपकी तो सरकार है, विषयांतर गौ को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आपकी इंदिरा जी की आपने 370 खत्म किया, आपने 370 खत्म किया। वही समाजवादी, आप ऐसे ही वही समाजवादियों, आप एक ऐसे विधेयक लेके आते गौ माता राष्ट्रीय पशु है हमारी, क्यों नहीं लाए? क्योंकि आपको बीफ कंपनियों से 5 करोड़ का चंदा लेना था। आपको बीफ कंपनी से 5 करोड़ का चंदा लेना था, इसलिए इन लोगों ने आज दिनांक तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु का अधिकार नहीं दिया। आपको गौ माता का श्राप लगेगा। नहीं थे, राम से गौ माता, कांग्रेस के लोग कहते थे। गौ माता से, गौ माता की वाली कंपनी से 5 करोड़ का चलिए। मुद्दा जब डिबेट का होगा, गाय का किसी दिन हम भी नहीं चंदा लिए कि नहीं लिए? गौ माता को मारने वाली कंपनी से चंदा लिए, 5 करोड़ रुपए लिए कर लेते हैं, अभी छुपा रहे हैं, आंकड़ा जो अभी छुपा रहे हैं। बहुत ही गौ माता को मारने वाली कंपनी से 5 करोड़ का चंदा लिए। मोदी जी इनको क्या लौटाना चाहते हैं? किस प्रदेश में गौ माता की हत्या करने का ठेका देने वाले? बताइए ना। लौटाना देने का कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन करती है। कार्यक्रम का थोड़ा ही समय बचा है। संजू जी, मेरा एक आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, पार्टियां दूसरे दलों से संपर्क करती हैं, पार्टी दूसरे दलों से सहयोगी मांगती है। ऐसी आपकी ऐसा क्यों आपको लगा कि इंडिया गठबंधन को बनाया जाए, तमाम दलों को एक किया जाए, उसके बाद चुनाव में उतरा जाए? क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज से प्रयास थी कि हम अकेले अगर लड़ते हैं तो हमें इतनी सीटें नहीं मिल सकती, हमें इंडिया गठबंधन का सहारा क्यों लेना पड़ा? अगर सामान्य शब्दों में आपके हिसाब से अगर बताना चाहे तो। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गठबंधन में, अलायंसेस में सबसे ज्यादा घटक दल एनडीए के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जितने लोगों का गठबंधन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा पार्टियों का गठबंधन बीजेपी वालों का है।
तो ये सवाल तो सबसे पहले आपको सत्ताधारी पार्टी से पूछना चाहिए कि जहां पर मोदी जी पिछले बार वीडियो बनाए थे, इस बार वीडियो बनाया कि प्रत्याशी मत देखिए, मुझे देखिए, अपने अहंकार में कि मुझे देखिए, आप प्रत्याशी को मत देखिए, वहां पर मोदी जी को क्या जरूरत आन पड़ी? क्या उनको अगर वो काम किए होते, अगर 10 सालों में जनता के विश्वास जीते होते, तो शायद उनको इतने घटक दलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितने घटक दल इंडिया गठबंधन में है, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रीय दल का गठबंधन बीजेपी वालों ने करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दे कि उनकी सरकार होते हुए भी इन्होंने इतने सारे पार्टियों से गठबंधन क्यों किया। बात रही कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन क्यों किया, तो कांग्रेस पार्टी के देखिए, जब आप लोगों को प्रताड़ित करेंगे, जब आप लोगों को हंसिया पे डालेंगे, आप दो मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे, आप मैंने बताया ना, जिस प्रकार से कंस को जिससे भय लगता था उसको कारावास भेज देता था, उसी प्रकार से मोदी जी के खिलाफ अगर किसी ने कोई बात की, अगर उनके कुनीतियों के बारे में किसी ने कोई एक्सपोज किया, तो या तो वो जेल जाएगा या तो ईडी उसके घर पहुंचेगी। तो इस प्रकार से जो प्रताड़ना अलग अलग पार्टियों को ये लोग दे रहे थे, तो जो ये सारे लोग एक होकर के ये आया कि इसकी इस अहंकार को, इस जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार को, ये भाई से भाई को लड़ाने वाली सरकार को, धर्म से धर्म को लड़ाने वाली सरकार को, ये भारत देश को पीछे ले जाने वाली सरकार को कैसे भी उखाड़ के बाहर फेंकना है। इसलिए कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने आप में बैठ करके आत्ममंथन किया और ये हमारा इंडिया गठबंधन बना। पासा पलट सकता है? 236 सीट है अभी आपकी, 4 राउंड बचे हैं। बिल्कुल, अभी तो हमने जो वादा किया है, हमने जो पहले, हमने कोई बहुत बड़ी बड़ाई बात, प्रधानमंत्री की रेस में सबसे पहले कौन आएगा? राहुल गांधी का नाम फाइनल कर देते हैं। ये उच्च स्तरीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और गठबंधन दल तय करेगा, इंडिया गठबंधन दल तय करेगा प्रधानमंत्री कौन होगा। पहली प्राथमिकता यह है कि 295, हमने कभी नहीं कहा कि हम 500 सीट जीत जाएंगे अपने दम में, हमने कभी नहीं कहा कि हम 400 पार हो जाएंगे अपने अहंकार में। हमने ये कहा कि हाँ, हम 295 लक्ष्य को पकड़ेंगे और अभी भी हम 295 के पहुंचने की स्थिति में हैं। आप शाम तक देखिएगा, हम 295 की स्थिति तक पहुंचेंगे और यदि सरकार हमारी बनती है तो वो सारे वादे जो हमने इस देश से किए हैं, जो हमारी 5 गारंटी है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे रोजगार के युवाओं के लिए हो, चाहे इस देश के जनता के लिए हो, चाहे वो अग्निवीर को खत्म करने की गारंटी हो, वो सारी चीजें आपको इस देश में काम होते दिखेंगे। जो आप लेते हैं राजू जी। देखिए, गठबंधन की जो बात है, चाहे इंडी गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, ये देश तो पहले से ही, जब 1974 में आपातकाल लगा, जनसंघ और लोकदल मिलकर जनता पार्टी बनाई, गठबंधन का प्रयोग उस समय भी हुआ, सफल हुआ, सरकार गिर गई। फिर जब कांग्रेस पार्टी ने अत्याचार किया देश पे, बोफोर्स से लेकर फेयरफैक्स मामले आए, तमाम जो भ्रष्टाचार के रोज, कांग्रेस के वित्त मंत्री कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते वीपी सिंह, उस समय भी जनता दल का उदय हुआ और संयुक्त गठबंधन हुआ जिसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो गठबंधन की राजनीति चाहे कांग्रेस करे, कांग्रेस में यूपीए बनाया, अभी यूपीए का नाम बदलकर एनडीए कर दिया, तो इंडी कर दिया, तो जो भी हो, गठबंधन की राजनीति इस देश में चल रहा है। क्षेत्रीय छत्रप दल, चाहे दक्षिण के चंद्रबाबू नायडू हो या करुणानिधि का परिवार हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, तो ये तो चलता रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये चलता है और आगे तक भगवान करे ऐसा हो जाए कि कांग्रेस पार्टी भी मजबूत हो जाए, भाजपा भी मजबूत हो जाए। ये मेरी निजी राय है कि देश में जो क्षेत्रीय छत्रप दल होते हैं वो अपनी बहुत सारी ऐसी बातों को मनवा लेते हैं जिससे देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। तो ये जैसे अमेरिका में है 2 दलीय प्रणाली है, या ब्रिटेन में है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि क्षेत्रीय दल भी अपने अपने दलों के साथ समावेशी हो जाए। हालांकि शुरुआत है, इसकी शुरुआत 77 से हुई है और हमारा लोकतंत्र 75 वर्षों का है, तो हो सकता कि आगे हो जाए। लेकिन देखिए, ये जो गठबंधन की राजनीति है ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी था, आगे भी है, और जब तक ऐसा क्षेत्रीय दल मजबूत होते जाएंगे आगे भी चलता रहेगा। हम भी गठबंधन करेंगे और कांग्रेस भी गठबंधन करेंगे। ठीक, आखिरी सवाल है संजीव जी, आखिरी टर्म से आपका कितनी सीटें देते हैं शाम के सभी रुझानों के आने के बाद अपनी सीट को? देखिए, सीटें देने वाले हम कौन होते हैं? सीटें देने वाली जनता है, जनार्दन है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही सीटें मिलती हैं। मैं पहले भी जो हमारी पार्टी की लाइन है कि हम 295 का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम उसमें कुछ हद तक 233 235 तक हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमने 400 पार का नारा हमने नहीं दिया था, तो ये 400 पार वाले लोग को सोचना चाहिए कि उनका 400 पार का नारा भुस क्यों हो गया।
राजू जी, कहाँ पे उनसे राजू गलतियां राजू हुई, जी। कहाँ? क्योंकि 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड था जनता का, 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड जनता ने बनाती है, जब सरकारें बनती है तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता बनाती है। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में मोदी जी कहीं ना कहीं फेलियर। राजू जी अपना टर्न। देखिए, जन आकांक्षाओं में पूरी की पूरी नहीं हो सकी होगी, लेकिन सरकार तो बनती दिख रही है। कहाँ तो होना था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है। सरकार बन रही है, ठीक है, बहुमत का जादुई आंकड़ा एक तरफा नहीं मिल रहा है जैसे पिछले 2 चुनाव में मिला है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी नेत एनडीए की बन रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। और एक आश्चर्य अद्भुत है कि तीसरी बार सरकार बन रही है, जबकि ऐसा होता है कि धराशायी हो जाती है जो पक्ष जो सत्ता में रहती है, सत्ता पक्ष, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूं कि ऐतिहासिक ट्रेंड आ रहा है कि जनता ने सबको खुश कर दिया, कांग्रेस को भी खुश कर दिया, भाजपा को भी खुश कर दिया, और जो क्षेत्रीय दल है उनको भी खुश कर दिया। पर आप लोग जनता को खुश नहीं कर पा रहे। हम कर रहेंगे, निश्चित रूप नहीं से कर पा रहे हैं। अरे 10 साल हो में गया। मिलेंगे, आप ही तारीफ करेंगे। हो सकता है आप भी मेरी जगह बैठे हो, भाजपा का प्रवक्ता आप लोग खुश कर रहे हैं बीफ हम कंपनियों सब को। कोई नहीं, बिल्कुल हम लोग सब कोई मिल के बैठेंगे और आप बिल्कुल भी भाजपा बिल्कुल में बिल्कुल आएंगे, ऐसा बिल्कुल। लगता है। किसी भी प्रोग्राम किसी भी बहस का एक अच्छा मुद्दा रहता है कि जब समाप्ति हो तो हंसी खुशी हो, दोनों प्रवक्ता आपस में व्यक्तिगत कैसे भी पार्टी व्यक्ति में कैसे भी रहे, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना अच्छी बात है। बीजेपी हो या कांग्रेस, देश को सरकार चलाने के लिए एक अच्छे लोकतंत्र, एक अच्छे संविधान की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में लगातार भरी है। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं जो इस देश को आगे बढ़ा काम किया। किसी भी कांग्रेस पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, तमाम बड़े नेताओं ने इस देश को अच्छे राजनेता दिए जो इस देश को विश्व की बुलंदियों में पहुंचाने का कार्य किया। इस तमाम बड़े अपडेट के लिए, तमाम इस बड़े कार्यक्रम के लिए दोनों प्रवक्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और महाकवरेज मतगणना का ग्रैंड न्यूज का परिवार आपको लगातार दिखा रहा है। हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।